हाँ चलो हाँ, तो हमारा क्या हुआ, Na का कितना होता है 23, फ्लोरीन का 35.5, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया 58.5। तो ये क्या होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला मास क्या होता है, द मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड दैट इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास पर विच इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। तो अगर हमको निकालना हो कि नंबर ऑफ ग्राम इन एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने हो तो क्या होगा कि मास ऑफ एलिमेंट्स इन ग्राम, मास ऑफ एटम, sorry, mass of element in gram divided by gram atomic mass of element। ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आप लोगों को पता है, विच इज प्रेजेंट इन ग्राम, और हमारा क्या होता है विच इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट, वही होता है ना हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है लेकिन विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, किसके बराबर होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी मोल कॉन्सेप्ट की। मोल क्या होता है, कौन बताएगा भाई कि भाई ये यही मोल होता है, मोल क्या होता है बताओ, मोल क्या होता है देखो, मोल क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो कंसिस्ट करता है कि एज मेनी एज पार्टिकल एज देयर आर इन एटम 12। ठीक है, मीन्स उसमें हमारे क्या होंगे, एक मोल क्या होता है, अमाउंट होता है, मोल क्या होता है अमाउंट, शॉर्ट ट्रिक लिख रही हूँ। मोल क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है, जो कंसिस्ट करता है, क्या लिख दूं कि विच कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज पार्टिकल, एज मेनी या पार्टिकल या फिर एंटिटी लिख दो। ठीक है, एज मेनी एंटिटी, एज किसमें होता है, एज कार्बन 12। ठीक है, तो हम कैलकुलेट क्या करते हैं इससे, मास स्पेक्ट्रोमीटर, किससे कैलकुलेटेड किया जाता है हमारा मोल, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, जो किसके इक्वल होता है, 1 मोल किसके इक्वल होता है बेटा, 1 अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर में देखें ना, ठीक है, तो हमारा किसके इक्वल होता है, दैट इज 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। लेकिन अगर जब इसको हम किससे किससे कंपैरिजन करेंगे, 12 किसके ग्राम से, हमारे कार्बन 12 के से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 12 ग्राम मोल ऑफ कार्बन divided by this one, that's 1.9999, 1.99 at 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, एटम्स पर मोल। ठीक है, विच इज, जिसे हम और क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो, हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं ना इसको। तो 1 मोल इज इक्वल टू ऑलवेज एवोगैड्रो नंबर। जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि ना कि लाइक नैन्सी की मम्मा ने बोला कि नैन्सी मार्केट जाओ, नैन्सी मार्केट जाके आओ और 1 डजन एप्पल ले आओ, 1 डजन क्या ले आओ, एप्पल ले आओ। तो आप कितने एप्पल लेके आओगे नैन्सी, 12 ना, है ना। yes, अब मैंने बोला कि अनुष्का चलो क्रिकेट खेलो, भागो निकलो बाहर। अब अनुष्का आई, मैंने बोला कि भाई साहब मैंने तो एक सेंचुरी बना दी। तो अब क्या हुआ, क्या ये थोड़ा होगी मैंने भैया 100 रन बना दिए, क्योंकि हर किसी को पता है दैट 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 रन।
पता है ना क्यों? यस मैम। Yes, ma'am. इतनी एक लार्ज यूनिट को एक छोटे से अमाउंट से क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया कि भाई साहब अगर 100 रन है तो हमारी 1 सेंचुरी होगी, हमारे अगर हमारे पास कोई 12 एप्पल्स हैं तो वो क्या होंगे, 1 डजन के इक्वल होंगे। ऐसे ही हमारा जो 1 मोल होगा, अब मैंने बोला कि जाओ भाई नैन्सी 1 मोल एप्पल ले आओ, तो नैन्सी आज के जन्म में तो ले आएगी ना 1 मोल एप्पल? No, ma'am. क्यों? क्यों? क्यों नहीं लाएगी? बहुत स्मॉल अमाउंट है ये। स्मॉली बहुत ज्यादा अमाउंट है, ये है 6.023 इंटू 10⁻23 बच्चा। 23। भाई साहब लाते लाते पूरी जन्म निकल जाएंगे लेकिन इस अमाउंट को नहीं ला पाओगे, ठीक है? तो ऐसे ही हमारा जो 1 मोल होता है वो सेम क्या बोलेंगे, जहां पे भी आए ना कि मोल तो सीधा समझ लो भाई साहब ये नंबर लग रहा है, तो हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है ना? तो 6.023 Yes, ma'am. यस मैम। 10⁻23 -23। 23 -23 नहीं बच्चा, 23 -23 तो तब यूज करा था जब हमारा क्या था, जब हमारे जो स्पेक्ट्रोमीटर में कैलकुलेट किया था मास विच इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻23, जो एवोगैड्रो होता है वो होता है 6.022 या फिर 23 इंटू 10⁻23, ठीक है? अब मोल है तो मोल को क्या करेंगे, एटम्स पर मोल, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे मोलर मास की, बात करते हैं हमारे मोलर मास की। अब मोलर मास क्या होता है भैया, हमें ये भी बता दो क्या होता है मोलर मास? अरे सिंपल है, इसको सीधा बोल दो मैडम, मोलर मास ऑफ वन। हाँ मैडम, मोलर मोलर मास कुछ नहीं होता, जो हमारा एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास होता है ना वही हमारा मोलर मास होता है, ठीक है? कोई भी पूछे ना कि मोलर मास क्या होता है, जो भी तुम्हारा एटॉमिक मास होगा मोलिकुलर मास होगा वो क्या होगा, हमारा मोलर मास होगा, ठीक है? सिंपल, कोई डेफिनेशन कुछ, सिंपल आंख बंद करो, जो आपका एटॉमिक मास है वही आपका मोलर मास है, जो मोलिकुलर मास है वही आपका मोलर मास है, ठीक है? लेकिन इसको क्या यूनिट होती है हमारे मोलर मास की, दैट इज ग्राम पर मोल या फिर किलोग्राम पर मोल, ठीक है? ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई साहब CO2 का मोलर मास निकालो, तो CO2 का मोलर मास क्या होगा, कार्बन का हमारा क्या होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 टू 32, 32 को प्लस तो टोटल 44 हो गया, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने बोला कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है भाई, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम होता है जब हमारे इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या करती हैं, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये कौन सा लॉ था, कौन सा लॉ था, व्हेन इक्वल क्या है, Multiple proportion. ओ वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम, Avogadro's law. मैं यस एवोगैड्रो लो। यस, लास्ट वाला था ये हमारा, लास्ट वाला, इक्वल Yes, ma'am. वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस Contain अंडर contain सिमिलर equal number of टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर एंड contain, प्रेशर yes, contain equal number equal of number of molecule, molecules. मॉलिक्यूल। वॉल्यूम क्या हो, कितना ही हो, लेकिन मॉलिक्यूल, उनके मॉलिक्यूल Same. क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल, ठीक है? अगर मैंने बोला कि भाई साहब मेरे NaCl का वो क्या कहते हैं मोलर मास निकालो, तो निकाल दोगे, ऑब्वियसली निकाल दोगे, यस मैम। ठीक है? अब जाओ, जो 1 मोल होता है, अ मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारा 1 ATM किसके इक्वल होता है, ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? ये होता है हमारा Yes, स्टैंडर्ड ma'am. प्रेशर, और हमारा क्या कहते हैं टेम्परेचर क्या होता है हमारा
273 केल्विन। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। दिस इज 1 atm which is also goes to 760 टॉर। किसके इक्वल होता है? 760 टॉर। ठीक है, हाँ। या फिर दैट उसे क्या बोलते हैं? 1.05 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल। ये भी होता है हमारा 1 एटमॉस्फेयर। यस मैम। ये याद रखना, 5th यूनिट में आएगा, पूछूंगी मैं। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं हमारे मोल्स। ठीक है, मोल्स की कैलकुलेशन करते कैसे हैं? तो देखो, इसके ना 3 चीजें होती हैं जब हमारे नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालने हो। ठीक है, 3 तरीके से निकालने होते हैं। एक होता है गिवन वेट, वेट दिया हो। ठीक है, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक वॉल्यूम। ठीक है, और जब हो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब वॉल्यूम कब होता है? जब हमारे गैसेस के बारे में बातें हो रही है। ठीक है ना, वहीं पर तो हमारी वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब गिवन वेट में अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, नंबर ऑफ मोल निकालने हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट गिवन वेट ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। ओके, याद रखना। अब नेक्स्ट है, अगर हमको किसी वॉल्यूम निकालना हो किसी गैस का। अब वॉल्यूम कैसे निकलता है किसी भी गैस का? एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब गैस का क्या दे रखा है? हमको दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब ये 22.4 लीटर क्या है? हमारा वॉल्यूम होता है एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द गैसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हमारे जब उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स हमको दिए होते हैं, पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल, कि भाई साहब हमारे पास फला फला एलिमेंट है, इसमें इतने सारे पार्टिकल्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो तब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? लाइक नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर नंबर ऑफ, अरे पेन पता नहीं बार बार कहाँ लग जाता है। तो ये जाएगा नंबर ऑफ, अरे अरे अरे, इससे क्या हो गया? ओहो, ये तो लिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इसको। गिव मी अ सेकंड। हाँ, दिक्कत हो गई है, फिर से स्टार्ट करती हूँ। दिखाई दे रहा है क्या? नो मैम। No, ma'am. जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। अब हुआ शेयर? अब दिख रहा है? नहीं दिख No, रहा? ma'am. No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. नहीं, give me a second. No, ma'am. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म, गड़बड़ हो गई है कुछ, स्टार्ट नहीं हो रहा, एरर आ रहा है बार 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 बार। दिख रहा है क्या? No, नो ma'am. मैम। ओफो, शेयर। कैसे करते हैं? सेकंड कुछ
चल है इसमें। अब शो हो रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. फिर ठीक है, फाइनली शो हो रहा है। चलो, सॉरी, थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, इसको भी इशू हो गए। ओके, तो हम कहाँ पर थे? मैम बंद मैम बंद हो गई। हाँ, बस तो अब हम जब हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, कब? जब हमको क्या दिया है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। क्या हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, उसकी क्या करेंगे हम? डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। एंड एवोगेड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻⁻²। 23. ठीक है, अब मैंने आप, हाँ बेटा, मैम स्क्रीन नहीं दिख मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। किसी को नहीं दिख रही क्या? नो मैम। अरे मैंने तो शेयर करी थी, अभी तो बोला था सब दिख रहा है। मैम तब दिख रहा था। पहले दिख अब नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है। मैम अब दिख रही है। अब दिख रही है? मैम आ रही है मैम। यस मैम। सबको दिखाई दे रहा है ना? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, फिर ठीक है, ठीक है। तो अब हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो इफ आई हैव like 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन। 4.4 हमको क्या दे दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो कैसे निकालोगे? बताओ। 4.4 ग्राम अपॉन 6.023. 6.023 क्यों? मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़ा ना बोला है क्वेश्चन में। 6.023 into 10⁻23 upon 4.4. B2 6.023 क्यों करेंगे? मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि द 4.4 ग्राम वेट इज गिवन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तो किसके बारे में बात हो रही है बच्चा? वेट के बारे में ना, कि 4.4 ग्राम वेट दे रखा है। जब वेट दे रखा है, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि गिवन वेट divided by molar mass of that element or compound, that's it, number of moles निकालना होता है। तो इसमें 4.4 ग्राम वेट दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है मोलर मास? 44 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। यस मैम। बस, तो यही तो क्वेश्चन था। ये कहाँ से आप लोगों ने? अच्छा, मैंने बोला कि एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट at the standard and temperature and pressure, the volume of carbon dioxide is 44.8. And what are the number of moles? Like volume है, ठीक है, 44.8 निकालो। मैम 2. Yes, क्यों? क्योंकि I have that volume divided by 22.4, और जब इसे इसे कट करेंगे दैट इज क्या हो जाएगा? 2 लीटर समथिंग समथिंग, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या आ जाएगा? 2 ग्राम और लीटर में आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में दे क्या रखा है आपको क्वेश्चन में। अब समझ आया मोल का कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं, अगर हमको ना मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को ना मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल मैम आप म्यूट हो गए।
या सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं उसने बता दिया मुझे, मैसेज आ गया। तन्वी ने मुझको म्यूट कर दिया। सॉरी मैम, मेरे गलती मैंने से। सेटिंग्स चेंज नहीं कर रखी थी, अब चेंज कर दूंगी, वरना तुम लोग तो मुझे म्यूट कर दोगे। चलो, अगर हमको मॉलिक्यूल्स गिवन हो, अगर हमको क्या है, मॉलिक्यूल्स निकाले हो इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल, तब क्या कर रखा हो, मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ N2, इसका क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ N2, नाइट्रोजन। क्या मैंने एक चीज बोली थी, वन यू डोंट हैव टू सी दिस N2, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखना है, मोल, जहां पर भी मोल आ जाएगी तो आपको सीधा क्या लिखना है, दैट एवोगैड्रो 6.023। नंबर लिखना है। आपको ये N2 नहीं दे रखा, आपको एग्जैक्ट वेट नहीं पूछना है। 6.022। हाँ, 6.022 लिखा into आपने? 10 raised to power 23 molecules। ओके मेरा बच्चा, आपने मैम, गलत लिखा। है। अगर मान ले कि मेरे को दे रखा इन केस ऑफ एटम कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो क्या बोलोगे आप, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो क्या वैल्यू आएगी, इक्वल टू एवोगैड्रो। सेम वैल्यू होगी। सेम वैल्यू, यस। और इन केस ऑफ आयंस मैं बोलूं कि मेरे को ना आयंस दे रखी है लाइक एन की, एन एन लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ो, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव दे रखा है, 1 मोल ऑफ O2 नेगेटिव, तो क्या होगा आंसर, कुछ भी हो सेम रहेगा, सिर्फ लग जाएगा O2 नेगेटिव आयंस, दैट्स इट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के केस में हो, एसिड हो, बेस हो, डबल सॉल्ट हो, किसी के भी टाइम में जहां पर भी मोल मोल लिखा आ जाए, आपको वैल्यू क्या लिखना है, 6.023 into 10 raised to power 23। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि मैंने पूछा कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, अब मैंने बोला इसमें जो गर्ल्स हैं वो 6 हैं, वो बॉयज हैं वो 4 हैं, गर्ल्स की परसेंटेज बताओ, तो आप क्या करोगे, 6 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 60% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो आपने क्या बोला कि जो हमारी क्लास है उसमें 60% गर्ल्स हैं, 40% बॉयज हैं, राइट, ऐसे बोलोगे ना, है ना। हाँ, तो वैसे ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मेरे पास H2SO4 है, H2SO4 है, तो इसमें सल्फर की कॉम्पोजिशन बताओ, तो इसमें सल्फर की कॉम्पोजिशन क्या होगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसका हमको कॉम्पोजिशन निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो इसमें हाइड्रोजन का कितना है, 2, सल्फर कितना है, 32, ऑक्सीजन कितना है, 32, टोटल करेंगे तो कितना हो 32। जाएगा, सॉरी SO4 है ना, SO4, ये क्या हो गया, 64 हो गया। ठीक है, इसका टोटल वेट कितना हो गया, 98, और मैंने पूछा किसका है, सिर्फ सल्फर का, और सल्फर का कितना है, 32, तो आगे 32 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, 100। है ना। तो ये क्या हो जाएगी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फर सल्फर। अब मैंने पूछा कि हाइड्रोजन की बताओ भाई, हाइड्रोजन की क्या होगा, हाइड्रोजन का कितना कॉम्पोजिशन है, 2 डिवाइडेड बाय 98, 98। 100। 98 क्यों, क्योंकि टोटल 98 है ना बेटा H2SO4 का। अब मैंने पूछा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना है, 64 64 into 98 into 100। 100, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का कंपोजिशन। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, Yes, ma'am. मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू में 100, है ना। क्या हो गया हमारा, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, या टोटल मास लिख दो, कुछ लिख दो, मोलर मास ऑफ, क्योंकि कंपाउंड ही तो बनाया था वो एक,
डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट इनटू में हमारा बन गया 100। into 100 ये हो गया हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अच्छा चलो, एक चीज है, मैं बोलूं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और ये बोलो। एम्पिरिकल फॉर्मूला Formula, it is the formula of molecule. It gives information about the presence of atoms of various elements in the molecule in a similar whole number ratio. वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली मतलब जो एक जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखता है। जैसे मैंने ग्लूकोज की बात करी, तो जैसे ग्लूकोज का नाम आएगा तो आपको याद है, अरे हाँ कार्बन के 6 होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं, और क्या होता है ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला याद आएगा। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जिस फॉर्मूला से वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बेसिकली एक रेशियो होता है, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो का क्या मतलब होता है, जब आप, जैसे मैंने लिखा कि 8/16, तो 8/16 को आप सिंपल फॉर्म में क्या लिख दोगे, 1/2, है ना, है ना, कर लिख देते हो ना। तो ये क्या होती है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ऐसे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसमें जो फॉर्मूला होता है वो देता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, वो होता है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सॉरी कंपाउंड में। ठीक है, वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बताया था C6H12O6, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें से 6 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा CH2O। तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट रेशियो, ये हो गया एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे ग्लूकोज में होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, बोला है ना। मान लो क्या हो गया, जब ये हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तभी तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया। तो ये जो 6 है ये क्या हो गया N। अब ये N निकलता कैसे है, ये N निकलता है हमारा मोलर मास, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये मोलर मास कभी कभी दिया हुआ होता है, एम्पेरिकल मास निकाल लो। एम्पेरिकल मास क्या होगा, C कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो ये क्या हो गया 30, है ना। और मोलर मास हमको दिया हुआ होता है, जैसे मोलो मिनट कि हमारा 60 मोलर मास है, तो क्या करोगे 60 डिवाइडेड बाय 30, N की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब इस 2 से क्या करोगे, जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ आया? यस मैम। ओके, यस मैम। हाँ। अब बात करते हैं, अगर हमको कोई मोलर मास किसी वोलेटाइल कंपाउंड का निकालना हो, वोलेटाइल क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं हमारा विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड में क्या होता है, इसमें क्या करेंगे 22.4 लीटर हमारा वेपर्स लेंगे, वोलेटाइल कंपाउंड एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा क्या होता है, जो वोलेटाइल कंपाउंड होता है उसके मास इक्वल होते हैं हमारे ग्राम मोलिकुलर मास के। मीन्स हम कहने का मतलब है जो मोलर मास है वो क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये थी सारी गाथा, ये थी सारी कहानी। ठीक है, ये होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज स्टोशियोमेट्री एंड द स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा भैया? बोलो, कहिए। It means the quantitative relationships among the reactants and the products in the reaction. वेरी गुड। तो इस पे मैं पूछूं कि एक लॉ लगता है, कौन सा लॉ लगता है स्टोशियोमेट्री से?
हमारे स्टोइचियोमेट्री होती है वो सारे केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ को फॉलो करती है। बेसिकली जो फॉलो करती है दैट इज मास कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारे रिएक्टेंट के इक्वल होता है। रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, उसमें ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री में क्या होती है, जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होती है। क्या होती है, बैलेंस्ड फॉर्म। तो स्टोइचियन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, स्टोइचियन का मतलब क्या होता है, जो हमारे ये है ना, ये स्टोइचियन, इसका मतलब होता है एलिमेंट। इसका क्या मतलब होता है, एलिमेंट। और मेट्रॉन्स का क्या मतलब होता है, हमारे मेजरिंग एलिमेंट्स। क्या होते हैं, मेजरमेंट एलिमेंट या फिर मेजरिंग एलिमेंट। ठीक है, जो हमारी स्टोइचियोमेट्री होती है बेसिकली हम कैलकुलेट क्या करते हैं, मोल्स कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करते हैं, और समटाइम्स हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट करते हैं अगर हमारी गैसेस की बात आ रही हो। ठीक है, लेकिन ये सब कब कैलकुलेट करेंगे, जब हमारी जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो, बैलेंस्ड हो। क्या होगी, बैलेंस्ड। ठीक है, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, जो भी हमको निकालना है। ठीक है, अब जो हमारी स्टोइचियोमेट्री होती है उसमें कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, हमारे केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उनको बोलते हैं हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ए प्लस बी करके मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और इसने ना ऐसे प्रोडक्ट बना दिए सी और डी करके। तो ये जो स्मॉल लेटर्स में ए और बी से हैं, तो ये क्या है, हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है ये, कोफिशिएंट। ठीक है ना, लाइक 1 2 3 ऐसे होते हैं, 1.5। और ये जो होते हैं ए बी और सी डी, ये हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। ठीक है, जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में किसको करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे मैंने बोला, एग्जांपल दे रही हूँ, CaCO3 when heat up gives CaO and CO2। तो इसमें हुआ क्या, ये इक्वेशन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये 1 क्या हो गया, दैट 1 मोल ऑफ CaCO3 gives 1 मोल ऑफ COO and 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब है, जब हमारा 1 मोल CaCO3 कंबाइन मतलब हीट करते हैं तो हमको 1 मोल ही CaO मिलेगा। अगर मैंने बोला कि मैं 5 मोल CaCO3 को हीट अप कर रही हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 5 मोल ही CaO मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मैंने बोला कि भाई CaO का कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है, इसका वॉल्यूम बताओ एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी क्या होगा, 5 ही होगा। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 22.4 लीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, CO2 का वॉल्यूम। ठीक है, समझ गए, चलो Yes, ma'am. अच्छे से। Yes, ma'am. चलो, मैंने बोला, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, कि फाइंड आउट द मास ऑफ CaO obtained from the thermal decomposition of 5 ग्राम ऑफ CaCO3। तो क्या होगा, बोलो बोलो, फाइंड आउट द मास ऑफ CaO, आपको CaO का मास निकालना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये देखो, पहले क्या रिएक्शन हुआ, CaCO3 मिला, क्या हमको CaO मिल गया और CO2 मिल गया।
लेकिन ये मिला क्या हमको, 1 मोल और ये 1 मोल ही तो मिला। अब हमको क्या बोल रहा है वो, 5 ग्राम तो बोल रहा है, 5 ग्राम बोल रहा है। अब 5 ग्राम के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, पहले वो बोल रहा है कि मान लो कि जो CaO है उसका लाइक मोलिकुलर मास कितना होता है, अरे कैल्शियम का कितना होता है बोलो, कैल्शियम का कितना होता है भाई, 40, इसका 16, टोटल मोलर मास क्या बना 56। ठीक है, अब ये CaCO3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 + 12 एंड 48। ठीक है, कितना बन गया 40 40 80 90 20 मीन्स 100, टोटल 100 बन गया। तो ये क्या कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 मास के कंपैरिजन में ले लूं, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स 50 ग्राम ऑफ CaO, देता है कि नहीं देता। तो फिर 1 ग्राम CaCO3 कितना देगा, 5.6 देगा कि 0.56 देगा, लाइक 56 डिवाइडेड बाय 100, और हमारे पास है कितना CaCO3 भाई 5 ग्राम है कि नहीं, 5 ग्राम। तो इनटू में हमारा 5 ग्राम, तो ये क्या होगा 20, इसको डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 2.8, नहीं हाँ 2.8, क्योंकि हमको 10 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 2.8 ग्राम हो जाएगा ना। यस मैम। समझ आया क्वेश्चन। चलो अब हमारा ये स्टोइकियोमेट्री भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, A substance taken for chemical reactions are not according to the balanced chemical equation, so one of the reactant gets consumed completely and other remains as such. The reactant which gets consumed first is called limiting reactant or limiting agent. बेटू मैं ना बुक किस लैंग्वेज से ना बहुत चिढ़ती हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ। मेरे को ना वो बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो मेरे को ना अपनी लैंग्वेज में चीजों को समझाते हैं, ऐसे तो मैं ही बोल दूंगी ऐसे तो मैं भी बोल दूंगी। अच्छा इसको अपनी लैंग्वेज में बताना, चल कुछ भी बता, बोलो नैन्सी, यस मैम। बताओ। याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दो फिर याद आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है भाई, मेरे को चाय बना, ठीक है ना। अब घर पे 4 लोग आ गए खाना चाय पीने के लिए, बस मेरे पास तो 1 कप दूध है, मेरे पास कैसे 1 कप दूध है, ठीक है। और बहुत सारी अमाउंट में मेरे पास चाय पत्ती भी है, पानी भी है, ठीक है, इवन गैस भी है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन किसकी कमी है, किसकी कमी है मेरे पास, दूध। दूध की ना। तो वो हमारा मिल्क हो गया, उस प्रोडक्ट को बनाने में जिस चीज की कमी हो जाती है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चा, यस मैंने मैम। टाइप से बोला था तुमसे को, ठीक है, इसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला कि मेरे को 5 मोल क्या है CaCO3 है मेरे पास, मैंने उसको ना मतलब CaO है मेरे पास 2 और कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास लाइक 3 और मेरे को CaCO3 बनाना है 5 मोल। तो इसमें कमी किसकी हो गई, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्योंकि वो क्या हो गया, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, है ना। यस मैम। ठीक है ना, तो जो उस केमिकल रिएक्शन में ना मतलब कंप्लीटली पार्ट नहीं लेता है उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट यस होती मैम। है पर उसका अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होता, तो उसे कम बोलते हैं मिलता। रिएजेंट। अब एक्सेस रिएजेंट किसे बोलते हैं, कौन बताएगा।
एक्सेस मैम जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हाँ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो डज नॉट गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट, और जो क्या होते हैं कंज्यूम कंप्लीटली, जो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। अच्छा मैं बोलूं कि मेरे पास ना दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में? डाइल्यूट में वाटर होता है और कॉन्सनट्रेटेड बिल्कुल प्योर होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही एग्जांपल दिया है। ठीक है। डाइल्यूटेड में क्या होता है, मैंने बोला कि अब दो चीजों से मिलकर बनता है हमारा सॉल्यूशन, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, उससे बनता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है। जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है थोड़ा सा कम होता है, और प्रॉपर सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे ही मैंने क्या हुआ सॉल्वेंट को इंक्रीज कर दिया, सॉल्यूट को डिक्रीज कर दिया, तो वो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया डाइल्यूटेड। वो क्या हो गया मेरा डाइल्यूटेड। ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड जहां पे हमारा क्या हो गया सॉल्वेंट कम हो गया और सॉल्यूट हमारा ज्यादा हो गया, वो क्या हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे मैंने पेप्सी पी, पेप्सी में मैंने दुनिया भर की आइस क्यूब डाल दी, तो पेप्सी का मजा तो क्या हो गया किड़किड़ा, हमें किसके मजे आ रहे हैं आइस क्यूब के। ठीक है ना। तो क्या हुआ ये क्या हो गया ये डाइल्यूटेड हो गया, ये क्या हो गया डाइल्यूटेड हो गया। ठीक है। हमने दूध पीना था, दूध में 1 किलो दूध में 2 किलो पानी डाल दिया, ये क्या हो गया डाइल्यूटेड हो गया। दूध का तो कुछ रहा ही नहीं, पानी पी रहे हैं। यस मैम। ठीक है। तो ये हो गए हमारे अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट और उसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। अब होती है अगर हमको कुछ परसेंटेज निकालनी हो, ठीक है, कि हमको लाइक सॉल्यूशन दे रखा है, गिव मी अ सेकंड। ठीक है। अब मेरे को जो निकालनी है वो है परसेंटेज। ठीक है। अगर परसेंटेज क्या होती है कि ये रेफर करता है कि कितने अमाउंट में हमने सॉल्यूट लिया है पर पार्ट्स ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, कि हमने इस सॉल्यूशन में इतना हमने सॉल्यूट लिया। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन के टाइप जैसा है। ठीक है। तो अगर हम जो वेट निकालते हैं, जैसे हमने निकाला कि वेट बाय वेट परसेंटेज निकालो। ठीक है। वेट बाय वेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कम उसमें ना हमेशा लेंगे। ठीक है। रेफरेंस में क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट क्या होता है वो तो एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। जब परसेंटेज की बात आ रही तो ऑब्वियसली 100 करेंगे। ठीक है। तो ये होता है जब हमको वेट बाय वेट निकालना हो। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि 10 ग्राम 10% मैंने Na2CO3 है। ठीक है। उसका सॉल्यूशन निकालो वेट बाय वेट, तो क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 100। ठीक है। इनटू में 100, तो ये हो जाएगा 10%। ठीक है। वेट बाय वेट। अब नेक्स्ट है जब हम बात कर रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की, नाम से पता चल रहा है वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट किसका होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 होगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में सॉल्यूशन 100। ये होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है। अब मैंने बोला वॉल्यूम बाय वेट, अभी तो वेट बाय वॉल्यूम था, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन
into 100। बेटा हम वॉल्यूम बाय वेट बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, ये निकल आएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है, जब हम कोई सॉल्यूट में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में क्या हो, सॉल्यूट प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन। इसका क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन इनटू में 10 रेज़ टू पावर 6, 100 नहीं 10 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि मिलियन की बात हो रही है, परसेंट की बात नहीं हो रही है। जब परसेंट की बात हो रही है तब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मिलियन की बात हो रही है। अब मैंने बोला पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन है तो सेम मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू बिलियन में कितने होते हैं, 10 रेज़ टू पावर 9। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कि एक सॉल्यूट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं पर सॉल्यूशन, और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर या फिर मोल्स डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल मैंने 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ शुगर पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, इन टर्म ऑफ मोलैरिटी हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लाइक m इज इक्वल टू नंबर ऑफ, जो हमारा m मोलैरिटी होता है उसे कैपिटल M से, और मोलैरिटी स्मॉल m से होता है। ठीक है, तो मोलैरिटी होता है कैपिटल M से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम of सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब जब हमें ग्राम में दे रखा हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, yes ma'am ठीक है, और अगर जब हमको क्या हो, जब सेम कंपाउंड दे रखे हो, ठीक है, जब हम सेम कंपाउंड दे रखे हो तो मोलैरिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप होता है, दैट m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, जब हमको क्या दे रखे हो, मिक्सचर मीन्स मल्टीपल हमको कंपाउंड दे रखे हो, तब हमारे क्या निकलेंगे, m1p1 इज इक्वल टू m2v2। और जब हमारा क्या हो, 2 सॉल्यूशन हो, क्या हो, 2 सॉल्यूशन और सेम सॉल्यूट, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हमारा फॉर्मूला होगा मोलैरिटी का, दैट m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय दैट वॉल्यूम v1 प्लस v2। ये कब होगा, जब हमारा 2 सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्यूट आर मिक्स्ड, द मोलैरिटी is m1v1 plus m2v2 divided by v1 plus v2। ठीक है, ये क्या होगा हमारा मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम, वहां तो पर 100 था, लेकिन ये क्या होगा पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, सॉल्यूट का पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है हमारा मोलैरिटी नहीं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, m से नोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात होती है, सॉल्यूशन की नहीं। ठीक है,
और क्या होगा, Yes, sir. weight of solute divided by weight of solvent per 1000 है, तो 1000 divided by weight of solvent in gram, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, अच्छा एक और चीज लास्ट है, फिर फिनिश हो जाएगा। अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे, जब हमको टोटल नंबर ऑफ मीन्स मोल दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, लाइक हमारे ए कंपाउंड है तो उसमें निकालेंगे Na, जब 2 कंपाउंड दे रखे हो तो Na प्लस N NC। B. N क्या होता है यहाँ पे, that is number Number of of moles, moles. very good, number of moles। तो number of moles का फॉर्मूला क्या होता है, weight divided by mass, है ना। तो हाँ। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, उसका हमें मोल्स निकालने हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, And B. ठीक है। और सम Yes. क्या होता है, दोनों को सम होता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। इन दोनों का जब सम करेंगे विच इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 1, 1. ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश्ड। समझ आया कि Yes. जल्दी जल्दी चला गया, पहले ये बताइए आया सब? पक्का अच्छे से, Yes. कोई दिक्कत तो नहीं हुई।